हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 5 है जीवन की मौलिक इकाई। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की जो पतली काट थी उसका अवलोकन किया है ना, और उसमें उन्होंने छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे। प्रकोष्ठ मतलब खाली स्थान देखे, ठीक है, जिसकी संरचना कैसी थी, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी, है ना। और फ्रेंड्स, कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। सन 1665 में हुक ने इसे अपने द्वारा निर्मित मतलब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा, ठीक है। जो कोष्ठक, जो खाली स्थान उन्होंने देखे, कोष्ठक उन्होंने देखे, उनको क्या कहा? कोशिका कहा, मतलब सेल कहा। और सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा, ठीक है। तो उन्होंने जो संरचना देखी वो छोटे छोटे कमरों की भांति था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना थी, मतलब रॉबर्ट हुक के द्वारा ये जो देखी गई घटना थी, वो भले ही अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ना। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। एकक मतलब इकाई, ठीक है। और इन एककों का वर्णन करने के लिए उन्होंने जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग किया, जो कि आज तक किया जाता है उपयोग, है ना। हम अभी तक कोशिका को कोशिका ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इस चैप्टर में कोशिका के विषय में और अधिक जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है 5.1 सजीव किससे बने होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हम एक प्याज का छोटा टुकड़ा लेंगे, है ना, और उसको चिमटी की सहायता से उसके बाहरी परत को, जो पतली झिल्ली होती है, उसको उतार लेंगे और इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? मतलब हम उसको ऐसे ही नहीं देखेंगे, माइक्रोस्कोप में उसकी स्लाइड बनाकर, अस्थायी स्लाइड बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हमको ऐसी संरचना दिखाई देगी जो मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ। ये आप देख रहे हो, ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो, इसी प्रकार की संरचना हमको दिखाई देगी। तो ये क्या है? ये केंद्रक है और ये प्याज की जो कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं, जिससे मिलकर ये झिल्ली जो है निर्मित हुई है, वो हमको दिखाई देगी, ठीक है। और ये सभी जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमने ये एग्जाम्पल देखा प्याज वाला, तो उसमें प्याज चाहे किसी भी आकार की हो, है ना, उसको सूक्ष्मदर्शी पर देखने में उसमें एक जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी उसकी झिल्ली में, है ना। और प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान ही हैं, है ना। आप देख रहे हो, इसमें सारी कोशिकाएं एक जैसी दिखाई दे रही हैं, तो प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हम देख रहे हैं, इसको शल्ककंद या प्याज की जो है वो उसकी मूलभूत इकाई है, मतलब यही उसकी यूनिट है ना। इसी से मिलकर प्याज की पूरी झिल्ली बनी हुई है, और इसी तरह से उसकी पूरी कोशिकाएं जो हैं, जो प्याज है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इन्हीं संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। फ्रेंड्स, न केवल प्याज में बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी कोशिकाओं से बनते हैं। फिर भी कुछ जीव, मतलब जो एक कोश की जीव होते हैं, उनको आवर्धक, मतलब वो भी एक कोशिकाओं से ही बने होते हैं, पर वो एक कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जो आवर्धक लेंस है ना, मैग्नीफाइड लेंस है, उसकी खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हुआ, ठीक है। और यह पता चला कि एकमात्र कोशिका
स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम या बैक्टीरिया हो सकती है और इन सजीवों को एक कोश की जीव कहते हैं। इसके अलावा बहुकोश की जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, है ना। आप जैसे जानते हो कि कोशिकाएं मिलकर अंग का निर्माण करती हैं, जैसे कि इसके कुछ उदाहरण फंजाई, कवक बोलते हैं जिसको, और पादप और जंतु। तो फ्रेंड्स, क्या हम कुछ और ऐसी एक कोश की जीवों के बारे में पता कर सकते हैं? आप ऐसे नाम बता सकते हो एक कोश की जीवों के बारे में? तो फ्रेंड्स, प्रत्येक बहुकोश की जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? तो कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, मतलब जो मूल कोशिका होती है उसे से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब उसी से जो नई कोशिकाएं हैं वो बनती हैं। ठीक है। यहाँ पर और कोशिकाएं बताई गई, मैंने बनाया डायग्राम। तो ये क्या है? मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं। आप जो देख रहे हो नीचे, ये तो हो गई पौधे की, मतलब प्याज की कोशिका के बारे में हमने जाना, और यहाँ पर ये मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि हम मनुष्य, है ना, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये आप देख रहे हो, ये चिकनी पेशी कोशिका है, ये रुधिर कोशिका, अंडाणु, अस्थि कोशिका, वसा कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका और ये शुक्राणु। ठीक है। तो ये हमने जो कोशिकाएं हैं उसकी आकृति और उसके आकार, है ना, अलग अलग कार्यों के करने के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदल लेती हैं, जैसे एक कोश की अमीबा, और कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए जो कार्य होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, तंत्रिका कोशिका, वो जीवन पर्यंत एक ही आकार की होती है। ठीक है। और प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है ना। सजीव क्या है? कार्य करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। और एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? तो हम जानते हैं कि बहुकोश की जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में होता है। मतलब इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय क्या करता है? तो रुधिर को पंप करता है, अमाशय भोजन को पचाता है। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है, पर वास्तव में ऐसी, मतलब जितनी भी प्रत्येक कोशिका है उसकी कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। ठीक है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। ठीक है। तो इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य कर सकती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। ठीक है। और ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं या वे किस जीव में पाई जाती हैं। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, पेशी कोशिका, रुधिर कोशिका, अंडाणु, अस्थि, ये सब कोशिकाएं सभी जीवों में पाई जाएंगी। ठीक है। तो अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे जो मैंने ऊपर छोड़ दिया था, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो पहला फैक्ट है, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। ठीक है। और उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अपने द्वारा जो सूक्ष्मदर्शी बनाई गई थी उसकी सहायता से देखा। उसके बाद लुवेनहाक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ठीक है। तो कहाँ पर पता लगाया? तो उन्होंने अपने द्वारा मतलब उन्नत सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। ठीक है। और उससे तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। अब रॉबर्ट ब्राउन ने किसका पता लगाया? कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। फिर नेक्स्ट है जे ई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। ओके, और उसके बाद फिर दो वैज्ञानिक एम स्लीडन, इसने 1838 में, और टी स्वान ने 1839 में क्या दिया? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, तो उनके अनुसार, मतलब उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसके अनुसार देखते हैं कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया था कि सजीव किससे बने होते हैं, है ना? तो उसका आंसर हमको मिल गया कि सभी कोशिकाएं, मतलब सभी जीव, ये जो कोशिकाएं हैं वो मतलब सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। कौन है मूलभूत इकाई? तो कोशिका ही मूलभूत इकाई है जीवन की। ठीक है, उसके बाद फिर विर्चो ने 1855 में क्या बताया? तो बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनते हैं, है ना? मतलब जो मातृ कोशिका होती है उसी से संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट है 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई। तो जब 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, उसके बाद कोशिका की जो जटिल संरचना है ना, उसके जितने अंगक हैं उसके अंदर में जो अंग पाए जाते हैं उसको समझना संभव हो सका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि सजीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। अब देखते हैं 5.2 कोशिका किससे बनी होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कोशिका किससे बनी होती है। तो कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? फ्रेंड्स, हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे। क्या क्या दिखाई देंगे? कि प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं। ठीक है, और कोशिका के अंदर होने वाली जितने भी क्रियाकलाप हैं, है ना, उनकी तथा उसके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होती है। फाइव 5.2 का 1 है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। ठीक है, तो ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर और कुछ पदार्थों को बाहर आने जाने देती है और यह पदार्थों को की गति को भी रोकती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है। ठीक है, इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका में पदार्थों की गति कैसी होती है और पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, चलो इसको भी जान लेते हैं। तो कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किसके द्वारा? विसरण के द्वारा आ जा सकते हैं। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मतलब कि विसरण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, और कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। एग्जाम्पल के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, तो कोशिका में एकत्र हो जाते हैं तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और कोशिका के बाह्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। और जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर
कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, उस समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार जब कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली आती है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिका तथा बाहरी वातावरण में गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है और विसरण इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जल भी विसरण के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है और जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। ठीक है, गैसों का भी जो आवागमन होता है उसको विसरण कहा जाता है और जब जल का आवागमन हो तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको परासरण कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये परासरण कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर गति करते हैं, जैसे कि विसरण में बताया था मैंने। तो फ्रेंड्स, यदि हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को शक्कर या नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, तो उसमें 3 घटनाएं होंगी। कौन कौन सी? तो पहली है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, यदि हम कोशिका को तनु विलयन के माध्यम में अर्थात जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम ये होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। अब दूसरा क्या है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, लेकिन विलयन मतलब ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? समपरासरी विलयन कहेंगे। ठीक है, अब जल कोशिका के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही मात्रा बाहर आ जाती है। इस प्रकार मतलब बराबर रूप से जल की मतलब अधिक मात्रा में जल की गति नहीं हुई है ना कोई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब तीसरा क्या परिणाम मिलेगा हमको, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा और ऐसे विलयन को हम अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर से जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी और परासरण इस विसरण फ्रेंड्स परासरण इसी प्रकार विसरण की एक दूसरी विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा क्या होता है, गति होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यह प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं और प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं से जैसे लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य वातावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। मतलब
कोशिका झिल्ली के द्वारा ही अमीबा में एंडोसाइटोसिस की क्रिया होती है। मतलब जो उसका भोजन है, अमीबा क्या करता है, पदार्थ के जो अमीबा अनियमित आकार का होता है, मान लो ये, तो यहाँ पर उसका भोजन होगा तो ये इसके चारों ओर इस तरह से आवरण बना लेगा। फिर ये जो झिल्ली है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होगी, इसी के माध्यम से भोजन क्या होगा, अमीबा के अंदर आ जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है। 5.2 का 2 है कोशिका भित्ति। तो फ्रेंड्स, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है। और यह पादपों में पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज बहुत जटिल पदार्थ है और पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है। मतलब सेल्यूलोज क्या है, एक जटिल पदार्थ है ना। फ्रेंड्स, जब किसी पादप में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसी घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, जीवद्रव्य कुंचन जीवित कोशिकाओं में होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं। ठीक है। और कोशिका भित्ति पौधों, जैसे कि पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। और ये उनकी जो कोशिकाएं हैं उसको कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती हैं। ठीक है। और ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती हैं और कोशिका फूल जाती हैं और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। ठीक है। और कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं जो उनके परिवर्तनीय माध्यम, मतलब तनु माध्यम या सांद्र माध्यम है ना, तो उसमें जो जंतु कोशिका है उनको जीवित रहने के लिए, मतलब उस परिवर्तनीय माध्यम को में जीव को जीवित रहने के लिए उसमें अनुकूल बनाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 5.2 का 3 है केंद्रक। अब हम केंद्रक के बारे में जानेंगे। तो आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली है ना, उसकी स्लाइड बनाई थी। हमने झिल्ली पर आयोडीन की मतलब बूंद डाली थी। मैंने बताया नहीं था आपको कि इसमें जो आयोडीन है वो उसको डालना है, तभी उसकी स्थायी स्लाइड बन पाएगी। फ्रेंड्स, अगर हम बिना आयोडीन के बूंद डाले स्लाइड को देखेंगे तो हमको उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। जब हम आयोडीन का घोल डालेंगे तो उसकी जो कोशिका है ना, वो समान रूप से रंगीन हो जाएगी और कोशिका के जो अलग अलग भाग हैं वो रासायनिक संगठन के आधार पर रंगों से रंग जाते हैं। ठीक है। और कुछ क्षेत्र गहरे रंग के दिखाई देंगे और कुछ क्षेत्र कम मतलब हल्के रंग के दिखाई देंगे। ठीक है। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन या मैथिनिन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने प्याज की कोशिका को देखा, तो इसी तरह से हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को भी देख सकते हैं। जैसे कि अपने मुंह के अंदर के गाल की छोटी सी त्वचा लेंगे, स्किन अंदर की जो है उसको लेंगे खुरच कर और उसको स्लाइड पर रखकर मैथिनिन ब्लू की कुछ बूंदें डालकर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। फिर तो हमको क्या दिखाई देगा, तो हमको कोशिका के बीच में एक गहरे रंग की गोलाकार या अंडाकार डॉट की तरह संरचना दिखाई देगी और इसी संरचना को क्या कहते हैं, इसी को केंद्रक कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार हमको प्याज की झिल्ली में भी दिखाई दी थी। मैं फिर से दिखा दूं आपको, ये आप जो देख रहे हो यही केंद्रक है। तो ये हमारे मुंह के मतलब जो गाल के अंदर की स्किन है उसमें भी हमको इसी तरह से दिखाई देगा। ठीक है।
फ्रेंड्स, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका द्रव्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और केंद्रक में ही क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, है ना। डीएनए को क्या बोला जाता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और उसके संगठन के सभी आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो होती हैं। ठीक है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, मतलब डीएनए के अंदर ही जीन पाया जाता है। ठीक है, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें ये डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होते हैं, मतलब क्रोमेटिन के धागे की तरह, है ना, मतलब धागे की तरह रचनाओं के एक जाल के रूप में होते हैं। ठीक है, और जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। ठीक है, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रक्रिया में अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं और ये कोशिका के विकास व परिपक्वपन को निर्धारित करता है। ठीक है, और साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। ओके, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती और ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है और ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? केंद्रकाय कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट तथा जिनमें होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये प्रोकैरियोट कोशिका की एक संरचना है। ठीक है, और प्रोकैरियोट कोशिकाओं में और भी कई अंगक नहीं होते। ठीक है, जो कि यूकैरियोट कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिकाओं के द्रव्य में असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार थैले की तरह संरचना में होती है ना, झिल्लीदार पुटिका बोलते हैं जिसको, इसके साथ होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है, जो कि हम आगे जानेंगे। ये आप देख रहे हो, ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है, ये कोशिकाएं कहलाता है, ये राइबोसोम, ये प्लाज्मा झिल्ली जो आप ये पिंक कलर की देख रहे हो, और ये कोशिका भित्ति जो उसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसका आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक किया कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। ओके, बाय बाय।